प्रिय छात्र छात्राओं, शुभ मध्याह्न। आज हम गद्य भाग में से तृतीय गद्य भाग के बारे में बात करते हैं। उस गद्य का नाम है गंगा मैया से साक्षात्कार। गंगा यानी प्रस्तुत भारतीय देश में बहने वाले अनेक नदियों में एक प्रमुख नदी है गंगा नदी। उस गंगा नदी का काल्पनिक रूप लेकर कवि बरसाने लाल चतुर्वेदी जी प्रस्तुत भारतीय ज्वलंत समस्याओं के बारे में बात करते हैं। वो ज्वलंत समस्याएं देखिए, रिश्वतखोरी हो सकते हैं, इसके अलावा अन्य समस्याएं हो सकते हैं। कुल देश में चलने वाले विषमता घटनाओं को लेकर बरसाने लाल चतुर्वेदी जी इस गद्य भाग को लिखते हैं। तो गद्य भाग को देखने से पहले कवि परिचय जानने की कोशिश करेंगे। बरसाने लाल चतुर्वेदी जी हास्य और व्यंग्य साहित्यकारों में से एक माने जाते हैं। हास्य यानी हंसाते हंसाते किसी एक विषयों की ओर चर्चा करना, उसे हास्य साहित्य कहते हैं। व्यंग्य मतलब किसी विषयों को पढ़ते पढ़ते एक सन्मार्गों की ओर लेकर जाना, उस साहित्य से एक संदेश देना, इस साहित्य को हास्य और व्यंग्य साहित्य कहते हैं। इसी तरह बरसाने लाल चतुर्वेदी जी भी हास्य और व्यंग्य साहित्य दोनों को ही लेकर गंगा मैया एक काल्पनिक पात्र है। इस काल्पनिक पात्र से हमारे देश में चलने वाले अनेक समस्याएं हो सकते हैं। उन सभी समस्याओं के ऊपर बातें करते हैं, जैसे राजनीतिक चर्चाएं हो सकते हैं, कुर्सी के लिए लड़ने वाले दलों के बारे में हो सकते हैं, रिश्वत के बारे में हो सकते हैं, और धर्म की व्यापारीकरण के बारे में भी हो सकते हैं। इन सभी विषयों को लेकर सिर्फ यहाँ पर गंगा मैया एक काल्पनिक पात्र है। इस काल्पनिक पात्र से यहाँ पर कवि क्या करते हैं, समस्याओं के बारे में बातें करते हैं। तो बरसाने लाल चतुर्वेदी देखिए, हिंदी साहित्य में ख्याति प्राप्त हास्य रस के कवि एवं लेखक बरसाने लाल चतुर्वेदी का जन्म 5 अगस्त सन 1920 को मथुरा में होता है। इन बरसाने लाल चतुर्वेदी का जन्म देखिए मथुरा में 15 अगस्त सन 1920 में मथुरा में इनका जन्म होता है। मथुरा में जन्म लेने के बाद इनका प्राथमिक शिक्षा भी वहीं पर शुरू होती है। अपने हिंदी साहित्य में हास्य रस में पीएचडी करते हैं। हास्य रस में पीएचडी करते हैं। व्यंग्य में एमफिल करने वाले कवि इनका चटखारे लिए रहता है। कुल साहित्य हास्य से शुरू करते हैं। हास्य से शुरू करते हास्य साहित्य में लिखते व्यंग्य की ओर अधिक इनका मात्रा झुक जाते हैं। अपने काव्य निबंध एवं कैरिचरी रूपों को व्यंग्य के लिए अपनाया है। मतलब एक विषयों को लेकर विषय के प्रारंभ से लेकर अंत तक विषयों के बारे में चर्चा करते उलझनों को यानी समस्याओं को बाहर निकालने का कोशिश करते हैं। तो हास्य और व्यंग्य साहित्य को लेकर लिखने वाले कवि बरसाने लाल चतुर्वेदी जी के एक मित्र बालेंद्र शेखर तिवारी इनके कुल साहित्य का विवरण करते हैं। साथ ही साथ इनके साहित्य पर अनेक लेखन भी लिखते हैं। बरसाने लाल चतुर्वेदी जी को व्यंग्य लेखन हंसता है और विसंगतियों के प्रति सचेत भी रखता है। अपने उल्लेखनीय योगदान के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी अकादमी आदि संस्थाओं से इनको सम्मानित भी करते हैं। हास्य और व्यंग्य साहित्य के लिए इनको उत्तर प्रदेश सरकार से अनेक पुरस्कार भी मिलते हैं। ऐसे पुरस्कार मिलने वाले इनके प्रमुख रचनाएं हैं, वो भी हास्य और व्यंग्य में ही हैं। बोलाराम पंडित के बैठक, मिस्टर छोखेलाल, बुरे फंसे, मिस्टर खोए, हास्य निबंध, सभी उनके हास्य और व्यंग्य साहित्य से लिया गया कुछ प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। प्रस्तुत साक्षात्कार मुसीबत ग्रंथ से लिया गया है। प्रस्तुत जो यहाँ पर गंगा मैया की बात हम कर रहे हैं, इस गद्य भाग को इनका मुसीबत नामक संग्रह से लिया गया है। लेखक ने इनमें गंगा मैया के माध्यम से, मतलब यानी गंगा मैया एक काल्पनिक पात्रों को लेकर देश में चलने वाले समस्याओं के बारे में बातें करते हैं। माध्यम से आज के भ्रष्टाचार, मुंह मंगई और धर्म के नाम पर होने वाले ढकोसलों पर व्यंग्य करते हैं। मतलब इस देश में चलने वाले भ्रष्टाचार, हर जगह देखिए जहां देखिए भ्रष्टाचार, मुंह मंगई मतलब वस्तुओं का मोल तोल का, व्यापारीकरण में मोल तोल, और धर्म के नाम पर होने वाले कुछ अंधविश्वास के बातों को लेकर इस गद्य भाग में कवि गंगा मैया पात्र से समझाने की कोशिश करते हैं। आज की ज्वलंत समस्याओं से विद्यार्थियों को अवगत कराने हेतु इस पाठ का चयन किया गया है। प्रस्तुत देश की समस्याओं के बारे में बात करने के लिए ही, छात्रों को समझाने के लिए ही इस गद्य भाग का चयन करते हैं। देखिए, यह गद्य भाग एक पत्रकृत के मुखांतर शुरू होता है। ये काल्पनिक गंगा मैया के साक्षात्कार गद्य भाग में कवि के माध्यम से एक पत्रकृत
पत्रकार क्या करता है, गंगा नदी के तट पर, जहाँ गंगा नदी उगम स्थान है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बहने वाली अनेक नदियों में एक महत्वपूर्ण नदी है, गंगा नदी कहते हैं। पवित्रता भाव से इस गंगा नदी को हम देखते हैं, पवित्र भावनाओं से ही गंगा नदी को देखने वाले हम अनेक त्योहारों, अनेक समारोह भी गंगा नदी के तट पर जैसे मनाया दिया जाता है। तो उन त्योहारों में से हम, भारत देश अनेक संस्कार और संस्कृतियों से भरा हुआ देश है, उसमें देखिए अनेक त्योहार मनाते हैं, एक महीने में एक त्योहार होता है। ऐसे ही मकर संक्रांति भी एक विशिष्ट त्योहार है हमारे भारत देश में। उस मकर संक्रांति के त्योहारों में जैसे हमारे वातावरण में बदलाव होता है, सूरज कर्कटक वृत्त से आने वाले सूरज की किरणों से पृथ्वी में बदलाव आ ही जाते हैं, यानी हम ठंडियों काल से धूप काल को स्वागत करते हैं। तो उस त्योहारों के दिन भारत के लोग किसी एक नदियों के किनारे जाकर नहाते हैं और वहीं पर भोजन करते हैं, कुछ क्षण के लिए उस नदी के ऊपर, नदी के पास ठहर कर आते हैं। ये क्या है, इस त्योहार का महत्व माने जाते हैं। तो इसी तरह इलाहाबाद में जहाँ गंगा नदी बहती थी, वहाँ पर एक गंगा माता का मंदिर भी है। तो वहाँ पर एक पत्रकृत जाता है, कवि के माध्यम से रचाया गया पत्रकृत माँ के पास जाता है और प्रस्तुत देश की ज्वलंत समस्याओं के बारे में प्रश्न और उत्तर के मुखांतर बातें करने की कोशिश करते हैं। देखिए, इंटरव्यू करने से पहले, यानी माँ से पहले ही उन्होंने इजाजत लिए थे। तो 3 महीने के बाद जिस दिन इलाहाबाद के गंगा नदी के तट पर मकर संक्रांति के त्योहार मनाने लगे थे लोग, तब पत्रकृत इंटरव्यू करने के लिए माँ के मंदिर पर जाते हैं। माँ के मंदिर में जाते ही माँ का चेहरा देखने के बाद उनको बिल्कुल दुख होता है, क्योंकि माँ उदास थी। जो नदी के ऊपर चल रहा है, नदी के ऊपर जो लोग गंदगी कर रहे हैं, नदियों में जो उन्होंने गंदगी जो चला रहे हैं, सभी विषयों को लेकर माँ उदासी थी, क्योंकि उस नदी में प्रदूषण हो रहा है। नदी में प्रदूषण हो रहा है, प्रदूषण को देखकर माँ दुखी थी। जाकर पत्रकृत माँ से इजाजत लेते हैं, माँ के मंदिर में बैठते हैं। बैठने के लिए माँ एक मृगछला देती है, मृगछला यानी हिरण का एक चर्म, बैठने की जो आसन बनाते हैं उस पर बैठता है। पूरा इंटरव्यू पत्रकृत माँ के सामने प्रश्न और उत्तर के मुखांतर करने के लिए शुरू कर देते हैं। मकर संक्रांति के दिन इलाहाबाद में ही था, जो पत्रकृत मकर संक्रांति के दिन इलाहाबाद में ही थे। तो गंगा मैया के निजी सचिव से 2 मास पूर्व ही समय ले चुका था माँ से बात करने के लिए, यानी हमारे जो समस्याओं के बारे में माँ से बात करने के लिए। वह पत्रकृत माँ को पहले 2 महीने पिछले दिनों में ही उन्होंने माँ से इजाजत लिए थे। माँ मंदिर में विराजी थी, माँ मंदिर में बैठी थी, चेहरे पर बिल्कुल उदासी थी। माँ के चेहरे पर उदासी था। जो चल रहा है मंदिर के पास नदियों में, त्योहारों के नाम पर, संस्कृतियों के नाम पर, संस्कार के नाम पर जो नदियों के ऊपर चल रहा है, इन सभी दृश्यों को लेकर माँ हद से ज्यादा उदासी थी। माँ के चेहरे पर उदासी छा गया था। मैंने जाकर माँ के चरण छुए। पत्रकृत जाते हैं, माँ के चरणों में नमस्कार करते हैं। पास में ही एक मृगछला थी, माँ के मंदिर में मृगछला हिरण का चर्म से बना हुआ एक बैठने की आसन थी, उसे खींच लेते हैं, उसके ऊपर बैठ जाते हैं। मैं बैठ गया। माँ के मंदिरों में पत्रकृत उस मृगछला को लेकर बैठ जाते हैं। प्रश्न लिख कर ले गया था, उन्होंने उत्तर बड़े ही स्नेह भाव से दिए। जो काल्पनिक पत्रकृत काल्पनिक इंटरव्यू करने के लिए चले जाते हैं, मंदिर में बैठते हैं, माँ से कुछ बातें करने की कोशिश करते हैं। माँ को जो प्रश्न पूछते थे, माँ ने सभी प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल हंसी से ही देते हैं और साथ ही साथ माँ स्नेह भाव से उनको देखती है। माँ और उसके बीच में इंटरव्यू शुरू होता है। पूरा इंटरव्यू प्रस्तुत हुआ। माँ के सामने जो पत्रकृत प्रश्न पूछते ही जाते हैं, माँ उत्तर देते ही जाती है। ये सभी प्रश्नों प्रस्तुत देश में चलने वाले समस्याओं के बारे में ही है। देश में जो चलने वाले रिश्वतखोरी हो सकती है, भ्रष्टाचार हो सकती है, मुंह मंगई हो सकती है, साथ ही साथ जो धर्म के ढकोसलों के बारे में हो सकती है, राजनीतिक चर्चाएं हो सकते हैं। इसके अलावा चलने वाले देश में चलने वाले सभी काले करतूते के बारे में माँ से यहाँ प्रश्न
पूछने की कोशिश करते हैं पत्रकर्ता। जैसे ही पत्रकर्ता प्रश्न पूछते ही जाते हैं, सभी प्रश्नों का उत्तर माँ स्नेहा भाव से हंसी हंसी से जो पूछने वाले प्रश्नों का उत्तर देती है। छात्र यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न है, माता जी कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि आप में भी प्रदूषण प्रवेश कर रहा है। पहले प्रश्न है, प्रदूषण के बारे में बातें करते हैं। छात्रों, हम प्रदूषण तो जानते ही हैं। प्रदूषण 4 प्रकार के होते हैं, जैसे जल प्रदूषण, शब्द प्रदूषण, वायु प्रदूषण, पृथ्वी प्रदूषण। प्रदूषणों हम 4 प्रकार में करते हैं। वायु प्रदूषण देखिए, आज के शहरों की कश्मकश जिंदगी में हद से ज्यादा भाग दौड़ करने वाले मोटारों से जो छूटने वाली गंदगी हवाओं से वायु प्रदूषण होता है। हम हद से ज्यादा पानी गंदगी करने से जल प्रदूषण होता है। पृथ्वी में हद से ज्यादा रासायनिक पदार्थ डालने के कारण अपना मिट्टी प्रदूषण होता है। साथ ही साथ शब्द मलिन, हद से ज्यादा हम वाहनों की जो आवाज, उससे शब्द प्रदूषण भी हो सकता है। इन चारों प्रदूषण हद से ज्यादा गहरा प्रभाव मनुष्यों के ऊपर ही पड़ता है। जो हम जीव संकुल पृथ्वी में जीवन चला रहे हैं, जीवों के ऊपर ही हद से ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही प्रश्नों को लेकर पत्रकर्ता माँ से एक प्रश्न पूछते हैं। माताजी कुछ विशेषज्ञ यानी कुछ विज्ञानियों कहते हैं कि प्रदूषण आप में भी प्रवेश कर रहा है। माता, आपके गोद में भी प्रदूषण आ रहा है। माँ कहती है, वत्स। वत्स का अर्थ है बेटा। बेटा तुम ठीक ही सुना है, मेरे स्वयं समझ में नहीं आ रहे कि यह क्या हो रहा है। माँ कहती है, तुम ठीक कह रहे हो बेटा, सच है, प्रदूषण मुझ में भी प्रवेश कर रहा है। किस तरह प्रवेश कर रहा है मुझे पता है, क्योंकि हर एक ना एक प्रकार से मुझ में गंदगी ही आती है। जिससे किसी का मृत्यु होता है, उसी का तर्पण मुझ में करते हैं। त्योहार हो तो मेरे गोदी में मनाते हैं। जो भी हो, हर प्रकार से मैं प्रदूषण हो रही हूँ। मुझे पता नहीं किस तरह में प्रदूषण हो रही हूँ, स्वयं मुझे भी पता नहीं लग रहा है। ये तुम जो प्रश्न पूछ रहे हो सच है, हद से ज्यादा गंदगी हो रही हूँ। हाँ, गंगा नदी हद से ज्यादा गंदगी हो रही है, क्योंकि कल कारखानों से छूटे हुए रसा बहाव नदी में बहते हैं। तो इसके अलावा हम अनेक कर्म करते हैं या त्योहार मनाते हैं, जो भी हमारा जो गंदगी होता है नदी में ही फेंकते हैं। इसी के कारण गंगा नदी हद से ज्यादा कलुषित हो रही है। तो स्वयं माँ कहती है कि मुझे पता नहीं, आप लोगों ने मुझे किसी न किसी रूप में गंदगी कर रहे हैं। त्योहार के नाम पर कुछ लोग गंदगी कर रहे हैं। अपने कल कारखानों चलाने वाले निजी जीवन के लिए जो कंपनियां खोले गए, उनके रसाभाव मुझ में छोड़ रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, हजारों प्रकार से मुझे गंदगी कर रहे हैं। स्वयं मुझे भी पता नहीं। माँ उस प्रश्न का उत्तर देती है कि स्वयं मुझे भी पता नहीं कि मैं किस तरह गंदगी हो रही हूँ। गंदगी सब आप लोग ही करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न जो पूछे थे पत्रकर्ता, माँ ने उस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल हंसी खुशी से देती है। अब दूसरा प्रश्न पूछते हैं, तो आप में भी वह शक्ति है कि प्रदूषण अपने आप समाप्त हो जाता है। माँ से कहते हैं, माँ आप तो सब लोगों की गंदगी धोने वाली हो, सब लोगों को जीवन दान देने वाली हो, तो आप में प्रदूषण आ रहा है, तो आप स्वयं अपने प्रदूषण को दूर करने की शक्ति आप में है, आप ऐसे क्यों नहीं करते हैं? माँ से प्रश्न पूछते हैं। माँ कहती है, उत्तर में माँ कहती है, जो भी यह कहते हैं वे उल्लू नहीं, उल्लू के आस्थावान शिष्य भी है। माँ कहती है, जो ऐसे सोचते हैं वो बिल्कुल गलत है। जो ऐसे सोचने वाले पागल नहीं, पागलों से बढ़कर पागल बन सकते हैं। माँ कहती है, गंदगी धोने की शक्ति मुझ में है, लेकिन स्वयं मेरे गंदगी धो लेने की शक्ति मुझ में नहीं है, क्योंकि मैं दूसरों की गंदगी धो सकती हूँ। मैं गंगा होने के नाते, मुझ में शुद्ध जल होने के नाते जो गंदे हैं उनका गंदगी धो सकती हूँ। स्वयं मेरे गंदगी में नहीं धो सकती हूँ। जो ऐसे समझते हैं बिल्कुल उल्लू है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं कैसे अपने आप को अपनी गंदगी धो ले सकती हूँ? ये होने वाली बात नहीं है। माँ कहती है, जो दूसरों की गंदगी धोने की शक्ति मुझ में है, दूसरों को जीवनदायी देने की शक्ति मुझ में है, पृथ्वी को सिंचाई करने की शक्ति मुझ में है, बरसात मेघ बरसात करने की शक्ति भी मुझ में है, लोगों की संरक्षा करना मुझे आता है, लोगों की संरक्षा करने का मैं भली भांति जानती हूँ, लेकिन मैं स्वयं अपने आप की संरक्षा कर ले नहीं सकती हूँ। अपने गंदगी में स्वयं धो नहीं सकती हूँ। ये कौन कहते हैं? माँ स्नेहा भाव से ही प्रश्न का उत्तर देती है। तो तीसरा प्रश्न में वो कहते हैं, तब और क्या कारण हो सकते हैं? माँ से पूछते हैं, माँ ये सभी आप इतने गंदगी होने के लिए
पर्यावरण इतना गंदगी होने के लिए, सब ये ऐसे होने के लिए प्रमुख कारण क्या हो सकता है? प्रमुख कारण क्या हो सकता है? तो इस प्रश्न पूछ से माँ कहती है बेटा देश का वातावरण ही जब प्रदूषित हो गया है तब मैं कैसे बच सकती हूँ? माँ कहती है प्रश्न का उत्तर में, देखो बेटा पूरा देश का वातावरण ही कलुषित हो चुका है। कलुषित का अर्थ है गंदगी। पूरा देश का वातावरण ही कलुषित हो चुका है, मैं कैसे बच सकती हूँ? मैं भी इस देश में बहने वाली छोटी सी नदी हूँ। मैं भी इस देश में बहने वाली एक छोटी सी नदी हूँ। हर प्रकार से देश कलुषित हो रहा है, हर प्रकार के मलिन इस देश में प्रवेश कर चुके हैं, तो मैं कैसे बच सकती हूँ? मैं भी इस देश में बहने वाली छोटी सी नदी हूँ, तो मैं भी गंदगी के भीतर आ ही सकती हूँ। मैं भी स्वयं गंदगी हो रही हूँ। बेटा पूछता है, पत्रकार कहते हैं आप ठीक कह रहे हैं, चरित्र का संकट चर्चा का विषय तो बना हुआ है। तब वो कहते हैं आप ठीक कहते हैं, क्योंकि देश का वातावरण बिल्कुल बदल गया है। किसी के ऊपर भरोसा नहीं, कोई किसी के ऊपर यकीन नहीं कर सकता। देश का वातावरण बिल्कुल कलुषित हो चुका है। राजनीतिक के लिए लड़ने वाले कुछ लोग हैं, पैसों के लिए लड़ने वाले कुछ है, अनेक कुकर्म के लिए लड़ने वाले कुछ। देश का वातावरण ही तो कलुषित हो चुका है, तो आप भी कलुषित हो चुके हैं। माँ कहते हैं चरित्र का संकट बन गया है। इस देश का चरित्र हम कहते हैं, देश का इतिहास कहते हैं। देश का इतिहास चर्चा का विषय तो बना है, तो देश के बारे में बातें हम सिर्फ करते हैं माँ, बात करने वाले ही हैं, बात के अलावा काम करने वाले कोई है नहीं है। फिर माँ इस देश के चरित्र कैसे हैं? माँ कहती है बेटा मेरा वो ही अंग तो था, यह इसलिए कह रही हूँ कि वे अब अतीत की वस्तु हो गया है। एक दिन मेरे पास आया था, बहुत ही दुखी था। मैंने उसे डांट सा बंधाया, किंतु उसकी आंखों से आंसू निकलने बंद नहीं हुए। देखो बेटा मेरे जैसे अनेक नदियां इस देश में बहते हैं, मेरे जैसे अनेक नदियां इस देश में बहती हैं, तो सभी नदियों गंदगी से ही भर गई है। एक ना एक नहीं, मेरे बहनें अनेक मुझसे मिलने के लिए आते हैं, मैं उनको हौसला भरती हूँ। वो आते हैं, आकर उनकी दुख भरी कहानियां मुझे समझाते हैं, जो उनके शरीर पर होने वाले गंदगी के बारे में बातें करते हैं, उनके समस्याओं के बारे में अक्सर मेरे बहनें मुझसे बातें करते हैं। मैं उनकी हौसला भरने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि हम नदियों हैं। नदियों होने के नाते सब लोगों की गंदगी धोने की काम हमारा ही है। जैसे किसानों के लिए सिंचाई के लिए पानी दे, या कल कारखाना चलाने वाले कारखानों के रसा बहाव हमारे गोदी में ले, साथ ही साथ जो मृत्यु होते हैं उन सभी लोगों का तर्पण हमारी गोदी में ही ले। साथ ही साथ संस्कृति संस्कारों से भरा हुआ इस देश में अनेक प्रकार की त्योहार मनाए दिए जाते हैं। सो त्योहारों में से मनाए दिए जाने वाले सभी गंदगी हमारे ही गोदी में आते हैं, तो रोने धोने से कुछ नहीं होता। मैं सभी अपने बहनों की हौसले बढ़वाती हूँ, उन सभी को समझाती हूँ कि हम इस देश के ही हैं, तो हम दूसरों के लिए ही हैं, हम दूसरों के लिए जन्म लिए हैं, दूसरों के लिए रहेंगे, दूसरों को ही हम मदद करते रहेंगे। सब लोगों की हौसला बढ़ाने की काम मैं करती हूँ, क्योंकि मैं गंगा हूँ। माँ कहती है कि सब लोगों को हिम्मत में बढ़ाती हूँ। डांट सा बांधा एक अर्थ है हिम्मत बढ़ाना। आने वाले मेरे छोटे छोटे उपनदियों, मेरे बहनों मेरे पास कभी कभी मिलने के लिए आते हैं, अपनी दुख भरी कहानियां मुझे समझाते हैं, मेरी दुख भरी कहानियां वो सुनते हैं, तो उनको मैं हौसला बनाने की कोशिश करती हूँ, उनको समझाने की कोशिश करती हूँ। तब वो समझते हैं हम सभी वही दूसरों की गंदगी धोने के ही काम करते हैं, हमारा काम ही वही है। माँ कहती है हम दूसरों के लिए हैं, दूसरों के लिए ही रहेंगे, दूसरों के ही मददगार हम बनेंगे। जो प्रश्न का उत्तर पूछे थे माँ ने स्नेह भाव से प्रश्न का उत्तर दे दिया। अब चौथा प्रश्न है, अब चरित्र भैया कहाँ है? पूछते हैं पत्रकार, माँ आपने जो चलने वाली समस्याओं के बारे में बातें की, तो चरित्र कहाँ है? इस देश का चरित्र भैया कहाँ है? तो चरित्र का नाम लेते ही माँ कहती है, माँ को कुछ मजाक लगता है, व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट से कहती है बेटा शब्द कोशों में उनका नाम शेष है। माँ कहती है देखो बेटा तुम चरित्र कहते हो, इस देश का चरित्र तुम कहते हो, वो चरित्र भैया शब्द कोश में बंद है।
शब्दकोश यानी डिक्शनरी। डिक्शनरी में उसका इतिहास बंद बैठ गया है। कभी कभी देखिए, डिक्शनरी हम रोज तो पढ़ने वाला किताब नहीं है। जिन कठिन शब्दों का अर्थ समझ में नहीं आता तब ही डिक्शनरी खोलते हैं, उनमें से एक शब्द देखते हैं, फिर डिक्शनरी को बंद करते हैं। डिक्शनरी में ढेर सारे शब्दों का अर्थ रहता है, ढेर सारे विषयों का अर्थ उसमें मिलता है, तो रोज पढ़ने वाला वस्तु नहीं है, वो रोज हम पढ़ ही नहीं सकते हैं। कभी जिस कठिन शब्द का अर्थ समझ में ना हो तभी डिक्शनरी देख सकते हैं, डिक्शनरी पढ़ सकते हैं। तो माँ भी कहने लगी, देखो बेटा, इस देश के इतिहास शब्दकोशों में बंद है। शब्दकोश का अर्थ है डिक्शनरी, शब्दकोश में ही उसका नाम है, उपदेशों के प्रयोग में भी आ रहा है। मास्टर लोग भी छोटे कक्षाओं में विद्यार्थियों को पढ़ाते समय कभी कभी इस शब्द का प्रयोग करते हैं। इस देश का इतिहास कैसे बन गया है? सिर्फ पढ़ने के लिए बन गया है। हम कहते हैं इस देश में ऐसा था, इस देश में ऐसे थे, इस देश में ऐसे शूरवीर थे। सब कुछ ये क्या बन गया है? शब्दकोश का विषय बन गया है, डिक्शनरी का विषय बन गया है। कभी पढ़ते हैं, चुप बैठ जाते हैं, तो कार्य रूप में लाने वाले कोई नहीं है। हमारा देश का चरित्र, हमारा देश का इतिहास भी ऐसे ही बन गया है। कभी कभी छोटे कक्षाओं में, देखिए हम छोटे कक्षा में अक्सर बच्चों को पढ़ाते हैं, हमारे इस देश के शूरवीर महान योद्धाओं की कहानियां बच्चों को सुनाते हैं। इस देश में बहने वाले पवित्र नदियों की कहानियां बच्चों को सुनाते हैं। इस देश के लिए अपने आप को शहीद करने वाले अनेक वीरों की कहानियां बच्चों को हम पढ़ाते हैं। यही कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो माँ कहती है सिर्फ इस देश का इतिहास शब्दकोश में बंद है। कभी कभी कक्षाओं में, वो भी छोटे बच्चों के सामने, हम बच्चों को इतिहास के बारे में, इस देश के भविष्य के बारे में बातें करते हैं, बस इसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो तब वो छठवां प्रश्न में कहते हैं, चरित्र का अस्तित्व को किसने मिटाया? माँ आप कहते हैं इस देश के चरित्र, इस देश के इतिहास, देश के भावी भविष्य के बारे में बातें करते हैं, तो इस देश के चरित्र को किसने मिटाया? माँ से जो प्रश्न पूछते हैं तो माँ कहते हैं सेवा जो करने के नाम लेते हैं। जो हम इस देश के वासी हैं, स्वयं हम लोग ही इस देश का इतिहास मिटा दिए हैं। सेवा करने से चरित्र बनता है। सेवा रानी को भी मारकर जाने कहां भगा दिया। माँ कहती है सेवा करने से, सेवा ही परमो धर्म एक जमाने में था। सेवा करना ही महत्व माने जाते थे। सेवा करने से खुशी मिलती थी। सेवा की जगह पर आज मेवा बांट ले रहे हैं, मतलब इसका रिश्वत ले रहे हैं, रिश्वतखोरी बन गए हैं। पैसों के लिए ही काम करने वाले हैं, देश के लिए सेवा करने वाले बहुत कम लोग हैं। रिश्वत के लिए काम करने वाले इस देश में बढ़ गए हैं, तो देश कैसा चल सकता है? स्वयं हम लोगों ने इस देश का चरित्र को मिटा दिए हैं। माँ कहती है सेवा ही परमो धर्म के स्थान पर मेवा ही परमो धर्म कहने लगे हैं। अब लोग कैसे बन गए हैं? सब लोग पैसे के पीछे पड़ गए हैं। एक जमाना था तब इस देश के लिए सेवा ही परमो धर्म माने जाते थे। इसके लिए अनेक उदाहरण हैं। इस देश के शहीदों हो सकते हैं, इस देश के सेनानियों हो सकते हैं, इस देश को आजाद कराने के लिए अपने आप को कुर्बान करने वाले अनेक शहीदों हो सकते हैं। इस देश के इतिहास के लिए मर मिटने वालों की वीर गाथाओं हम सुन सकते हैं। अब कैसा बन गया है? सिर्फ मेवा ही परमो धर्म बन गया है। सिर्फ लेना ही हमारा काम बन गया है। काम के 10 गुना काम करते हैं तो 20 गुना उसके लिए हम ले लेते हैं। तो सेवा ही परमो धर्म के जगह पर मेवा ही परमो धर्म बन गया, तो देश कैसे चल सकता है बेटा? सब लोग, हम लोगों ने इस देश का इतिहास मिटा रहे हैं। माँ ने कहती है, तब फिर प्रश्न पूछता है, माँ आप सच कहती है। हाल ही में एक राज्यपाल ने इस प्रकार के भाव व्यक्त किए थे कि पूरे कुएं में ही भंग धुल गई है, तो न कहा मेरी और मैं न कहूं तेरी। यहाँ पर एक प्रश्न है। इस प्रश्न में देखिए, ये तो देहाती गांव में चलने वाले कुछ घटनाएं हैं। तो देहाती गांव में सभी लोगों को पीने के लिए उस जमाने में पानी की व्यवस्था कुओं से ही की जाती थी। तो कुओं से ही कुएं जाती थी। वहाँ पर कुओं में भी 2 प्रकार के कुओं होते थे, एक पक्का कुआं और एक अच्छा कुआं। पक्का कुआं जो होते थे, कुआं को खोदने के बाद उसे पत्थरों से बांधकाम करवाते थे। बांधकाम करने के बाद वो पक्का कुआं बन जाता था। तकरीबन 10-20 साल तक चलता था। कच्चा कुआं यानी कुआं खोदकर पानी आने के बाद छोड़ देते थे, फिर उधर इधर की कीचड़ गिरकर फिर वो कुआं साल या 2 साल में बंद हो जाता था। तो कभी कभी गांव के लोग कुएं में भंग घुल जाती यानी कुएं में गंदगी भर जाने के बाद क्या करते हैं, गांव में जो पंचायत होती है, पंचायत का काम होता है कि कुओं की गंदगी निकालने का काम होता है।
कुओं को साफ करने की काम पंचायत का ही होता है। पंचायत लोगों को बजट ही नहीं मिलता। देखिए कैसा होता है, वो एक दूसरों से सम्मिलित होता है। जैसे राज्य से जिला, जिला से तालुका से गांव तक पैसे पहुंचते हैं। तब वहां से यहाँ तक आने के लिए क्या होता है, राज्यपाल जी आदेश देते हैं कि इस साल इतने बरसात होने के कारण सभी देहाती गांव के कुओं की जो भंग यानी गंदगी निकालना है, कुओं को साफ करना है, आम जनताओं को साफ सुथरे पीने की पानियों की व्यवस्था करना है। आप आदेश तो देते हैं, वहां से यहाँ तक आने के लिए कहीं दिन लग जाते हैं। ना कुओं की मरम्मत होती है, ना कुओं की गंदगी धोती है, और ना स्वच्छ पानी गांव के लोगों को पीने के लिए मिल ही नहीं सकता। यहाँ इसी प्रश्नों को लेकर माँ से कहते हैं, माँ राज्यपाल ने इसे कहते हैं, लेकिन ये काम हो ही नहीं सकता। वहां से यहाँ तक आने के लिए काम हो ही नहीं सकता। जैसे ही वो गांव के लोग कुओं के पानी पीकर बीमारी पड़ते हैं, किसी को जुकाम होता है, किसी को ये होता है, अन्य अन्य बीमारियों लग सकते हैं। माँ ऐसे क्यों है, हमारे देश की व्यवस्थाएं ऐसे क्यों हैं? तो बेटा सत्य तो निर्भर है। माँ कहती है बिल्कुल सच्चा, सच कड़वा लगता है बेटा। मैं जो कहूँ, मैं तुम जो प्रश्न पूछ रहे हो, इस प्रश्न का उत्तर मैं दे दूं, बिल्कुल ये कड़वा लग सकता है, क्योंकि तुम जो प्रश्न पूछ रहे हो बेटा, ये बिल्कुल देश की राजनीतिक प्रश्न है। माँ कहती है देश की राजनीतिक प्रश्न है, उसे किसी का डर नहीं है, वो तो स्वयं बोलता है। तुझे कैसे लगता है व्यापारी मुझ में स्नान करके जाते हैं, मेरे जय का नारा लगाते हैं, तिलक छापे लगाते हैं और बाद में मुझे ही भूल जाते हैं। माँ कहती है देखो, पानी गंदगी होने के प्रमुख कारण है। जो कुओं को, आम जनताओं को पीने की पानी की व्यवस्था करने के लिए कुओं को बनाए, उस कुओं को गंदगी करने वाले भी हम ही हैं, और गंदे पानी स्वयं हमको ही पीना पड़ता है। ये सब छोड़ो, उदाहरण मेरा ही ले लो। मेरे पास अनेक लोग आते हैं, त्योहारों के नाम पर आते हैं, किसी न किसी समारोह में आते हैं, आकर मुझ पर ही ठहरते हैं, मुझ में नहाते हैं, धोते हैं, मेरे सामने ही बैठकर तिलक छापा लगाते हैं और मुझे ही भूल जाते हैं। अपने गंदगी मुझ में ही छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे करेंगे तो कुओं, नदी, सब सरोवर सभी अपने आप गंदगी हो ही सकते हैं। एक व्यापारी आता है, मुझ में किसी न किसी प्रकार का गंदगी कर जाता है। कोई आम व्यक्ति आता है, किसी न किसी प्रकार का गंदगी मुझ में छोड़कर चले जाता है। किसान आता है, किसी न किसी प्रकार की गंदगी मुझ में छोड़कर ही चले जाते हैं। स्वयं मैं गंदगी हो जाऊंगी तो नदी नाले भी अपने आप गंदगी हो सकते हैं। ये क्या है, इस देश का व्यवस्था ही ऐसा ही है। माँ कहती इस देश का ही व्यवस्था ही ऐसे है, हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। लेने वाले एक है, देने वाले एक है, काम हो ही नहीं सकता। बेटा तुम आगे की प्रश्न, माँ से आगे का प्रश्न पूछता है। माँ अपने बिल्कुल मेरे मन के भावों को अभिव्यक्ति दी, यह असंगतियों क्यों है? माँ से कहता है माँ ऐसे क्यों है, इस देश की व्यवस्थाओं ऐसे क्यों है, ऐसे ही क्यों रहेंगी? माँ कहती है बेटा वे समझते हैं कि वे कैसे भी कर्म करें, मैं उन्हें तार दूंगी। प्रदूषण तो छुआछूत का रोग है, जनता को कष्ट देकर मेरी शरण में आते हैं और मेरे निर्मल जल को मलिन करते हैं। बेटा समझते हैं कि वो लोग, मैं चुप रहूंगी, लेकिन कभी कभी गंगा भी दुखित हो सकती है, कभी कभी वो कुछ कर सकती है, क्योंकि कहीं साल अकाल पड़ जाए, गंगा अपने आप सूख सकती है। माँ कहती है कि मुझे कुछ भी करे, मैं चुप रह सकती हूँ, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। कभी कभी मुझे भी गुस्सा आता है, कभी कभी मैं भी क्रोधित होती हूँ। जो मैं क्रोधित हो जाऊंगी, यहाँ पर कोई न रह सकते हैं, वैसे व्यवस्था मैं कर सकती हूँ। बेटा वे समझते हैं कि वे कैसे भी कर्म करे, मैं उन्हें तार दूंगी। कहते हैं कि माँ वो कैसे भी करे, मैं उन क्षमा कर दूंगी। लेकिन प्रदूषण तो छुआछूत का रोग है। प्रदूषण कैसा है, एक बार मुझ में घुस जाए, अनेक प्रकार के रोग फैला सकता है। जल प्रदूषण हो तो अनेक प्रकार के रोग आ सकते हैं। मैं गंदगी हो जाऊं तो मेरे गंदगी से अनेक रोग बह सकते हैं। एक छुआछूत के रोग है, जनता को कष्ट देकर मुझ में आते हैं, स्वयं वो भी दुखित हो जाते हैं। निर्मल जल को, मेरे निर्मल शरीर को गंदगी कर जाते हैं, क्योंकि वो अपने कुकर्मों को चलाने के लिए मेरे निर्मल जल को गंदे कर जाते हैं, स्वयं भी दूषित होते हैं, मुझे भी दूषित कर जाते हैं। यहाँ पर इसमें
धर्म के बारे में भी माँ बातें करते हैं, स्वयं वो भी गंदे हो जाते हैं, मुझे भी गंदगी कर जाते हैं, लेकिन कभी कभी मैं उन ऐसे लोगों पर क्रोधित भी हो सकती हूँ। तो अगला प्रश्न पूछते हैं, हाँ माँ अपने देश में धर्म को जीवन से अलग कर रखा है, आज तो निर्लिप्तता और पवित्रता आनी चाहिए, किंतु ऐसे नहीं होता। जब तक गीता आदि धार्मिक ग्रंथों का अनुसार आचरण नहीं करते तब तक अपेक्षा को सुधार नहीं हो सकता। इस कार्य को कैसा किया जाए? यहाँ पर धर्म के बारे में माँ से प्रश्न पूछते हैं। तो देखिए, इससे पहले भगवत गीता, वेद, रामायण, महाभारत जब थे, इन सभी धार्मिक ग्रंथों में से धर्म का उल्लेख कहीं भी किया नहीं गया। जैसे ही ये धार्मिक ग्रंथों का अंत हो गया, तब ही धर्म के लिए हम लड़ने के लिए शुरू करते हैं। तब माँ से पत्रकार कहता है, माँ जब तक गीता का उपदेश फिर से शुरू ना हो, फिर से भगवत गीता का उपदेश शुरू ना हो, तब तक ये धर्म के अंधविश्वास मिटे नहीं सकते हैं। माँ आप क्या कहते हैं? बेटा प्रश्न पूछता है तो माँ कहती है, बेटा देख रही हूँ मुंह मंगई, रिश्वतखोरी, पाशविकता बढ़ता ही चला जा रहा है। माँ कहती है, देखो बेटा मैं देखते ही आ रही हूँ, सदियों से मैं इस देश में बहने वाली प्रमुख नदी हूँ, सदियों से इस देश में बहने वाली प्रमुख नदी मैं हूँ, सभी का जीवनदायी मैं हूँ, सभी का जीवन मुझसे ही चलता है। लेकिन पहले से मैं अब जो देख रही हूँ, बिल्कुल लोग बदल गए हैं, मुंह मंगई बढ़ गया है, रिश्वतखोर हंसते ज्यादा रिश्वत लेने वाले लोग बन गए हैं, पाशविकता द्वेष भावना एक दूसरों के लिए बनते ही जा रहे हैं, किसी के ऊपर किसी का क्रोध किसी न किसी तरह से किसी का अंत कर जाते हैं। एक ना दना हजारों प्रकार के पाशविकता मनुष्यों के मन में ही बढ़ता ही चले जा रहा है। एक दूसरों के लिए भाई बहनों से जैसे संबंध रखने की कोशिश कोई कर ही नहीं सकते, एक दूसरों के लिए सभी के सभी दुश्मन बनते ही जा रहे हैं। मुझे पता नहीं, इनका कोई अंत दिखाई नहीं देता। माँ कहती है, इनका अंत कब हो सकता है मुझे पता ही नहीं, ये कब अंत होगा। फिर से धर्म का भी व्यापारीकरण हो रहा है। तुम जो कहते हो बेटा भगवत गीता आदि के फिर से बोधन शुरू हो तब धार्मिक विचार मिट सकते हैं, लेकिन आजकल धर्म का भी व्यापारीकरण हो रहा है। धर्म का व्यापारीकरण का अर्थ है मतांतर होती जाते हैं, धर्म का भी व्यापारीकरण हो रहा है। राजनीतिक के बारे में तो गिरा नयन बिनु बानी आपस में ऐसे लड़ रहे हैं कि नगर पालिका स्कूल के कक्षा के बच्चों के जैसे। तो ये सब कुछ तो छोड़ो, धर्म का व्यापारीकरण हो रहा है, मुंह मंगाई बढ़ने लगा है, रिश्वतखोरी फैलने लगा है, इसके अलावा अनेक कर्म चलते ही जा रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक सच्ची बात आपसे कहना चाहती हूँ कि हमारे राजनीतिक दल, प्रस्तुत इस देश के राजनीतिक दल कैसे हैं, एक दूसरों के साथ लड़ रहे हैं। जैसे पार्टियों से लड़ाई शुरू हो रहा है, पार्टी के भीतर में भी लोग लड़ रहे। किस तरह लड़ रहे हैं? नगर पालिका स्कूल के बच्चों के जैसे। नगर पालिका स्कूल यानी छोटे से कक्षाओं में, मतलब LKG UKG फर्स्ट स्टैंडर्ड जो ऐसे कक्षाओं में बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरों से लड़ते हैं, एक दूसरों को मारपीट करते हैं, क्योंकि तब उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है क्या किया जाए। खिलौने के लिए भी लड़ते रहते हैं, कुछ चीजों के लिए लड़ते रहते हैं, पढ़ने के लिए भी लड़ते रहते हैं, एक दूसरों के साथ मारपीट कक्षा में शोर मचाते रहते हैं। तो हमारे राजनीतिक चर्चाएं भी कैसे बन गए हैं, एक नगर पालिका स्कूल के जैसे बन गए हैं। जैसे नगर पालिका स्कूल में बच्चों एक दूसरों से लड़ते रहते हैं, एक दूसरों से झगड़ते रहते हैं। यहाँ पर हमारे राजनीतिक लोग भी ऐसे बन गए, दूसरों के लिए लड़ते रहते हैं। पार्टियों के बीच में झगड़ा होता है, पार्टी के भीतर भी झगड़ा होता है, अन्य पार्टियों के साथ भी झगड़ा होता है। जो इस देश को सुधारने वाले, इस देश के भविष्य बनाने वाले राजनीतिक नेता यूं लड़ते रहेंगे तो देश का भविष्य क्या होगा? माँ उत्तर देती है। तब वो कहता है, दल से दल लड़ता है, दलों में अंदर भी लड़ाई चलती है, जो दल पैदा करती है। वो कहता है, माँ सिर्फ पार्टियों में नहीं, पार्टी के भीतर भी झगड़ा है। एक पार्टी में हजारों प्रकार के लोग हैं, एक दूसरों के लिए किसी न किसी प्रकार के विषयों को लेकर, किसी न किसी चर्चाओं को लेकर माँ लड़ाई करते ही रहते हैं, झगड़ा करते ही रहते हैं। तो माँ कहती है, बेटा कारण अलग अलग बताते हैं, पर असली झगड़ा कुर्सी का ही है। माँ कहती है, देखो बेटा, ये राजनीतिक चर्चाओं में, राजनीतिक दलों के बीच में जो झगड़ा होता ही रहता है,
झगड़ा अलग 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 ही हो ना हो, लेकिन असली झगड़ा तो कुर्सी के लिए ही है। कुर्सी का अर्थ है अधिकार की कुर्सी। अधिकार सभी के सभी अधिकार करना ही चाहते हैं। अधिकार की कुर्सी के लिए ही राजनीतिक चर्चाओं में या राजनीतिक पार्टियों में लड़ाई होती रहती है। माँ कहती है कि असली झगड़ा कुर्सी का है, कुर्सी के लिए सब लोग झगड़ा करते हैं। माँ कहती है कुर्सी का अर्थ है अधिकार, अधिकार पाने के लिए सभी लोग झगड़ा करते हैं। प्रश्न में पत्रकृत कहता है कुर्सियों तो बाजारों में खूब उपलब्ध है, सस्ती और महंगी भी हो सकती है। तब वो माँ से कहता है माँ कुर्सियों तो हजारों प्रकार के मिल सकते हैं बाजारों में, कहीं सस्ती कुर्सियां हैं, महंगी कुर्सियां भी है, एक से एक बढ़कर कुर्सियों बाजारों में मिल सकते हैं। माँ कुर्सी के लिए क्यों झगड़ा कर सकते हैं? इनको पता नहीं था कि किस कुर्सी के बारे में माँ बात कर रही है। माँ कहती है बच्चे आके ताऊ मुस्कुराते हुए उससे समझाती है, कहती है कुर्सी से मेरा मतलब है शक्ति और शक्ति माने वैभव, धन, सम्मान, कीर्ति आदि। माँ कहती है बेटा कुर्सी का अर्थ है तुम जो कह रहे हो वो कुर्सी नहीं, जो मैं कुर्सी के बारे में बात करती हूँ अधिकार की कुर्सी। अधिकार की कुर्सी हो तो सब कुछ हो सकता है, पैसे कमा सकते हैं, नाम कमा सकते हैं, वैभव पा सकते, जो चाहे सब कुछ उस कुर्सी पर बैठकर कर सकते हैं। वही कुर्सी है अधिकार की कुर्सी। अधिकार की कुर्सी पाने के लिए सब लोग झगड़ा करते हैं। तुझे अभी इसका स्वाद नहीं मिल पाया, एक बार जबान पे चढ़ जाए तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगता, ये छिन जाए तो व्यक्ति ऐसे भटकता है कि जैसे मजनू लैला के पीछे लगा लगा घूमता हो। माँ कहती है बेटा तुम्हें अभी पता नहीं है अधिकार की कुर्सी कैसी होती है, अधिकार की कुर्सी पर तुमने कभी बैठे भी नहीं हो, अधिकार कैसा होता है तुम उसका स्वाद स्वीकार नहीं किए हो, इसलिए तुम कह रहे हो कि बाजारों की कुर्सी के बारे में बात करते हो। मैं जो बात कर रही हूँ वो बेटा अधिकार की कुर्सी। अधिकार की कुर्सी पर एक बार बैठ जाए, बैठने की आदत हो जाए, वहां पर नाम, सम्मान, पैसे, ख्याति सब कुछ मिल जाता है। जो हम चाहते हैं सब कुछ उस अधिकार की कुर्सी पर बैठकर पा सकते हैं। आइंदा एक बार उस कुर्सी से उठ जाएं, आइंदा एक बार उस कुर्सी से हटाए दिए जाए, कैसे बन जाते हैं? पागल बन जाते हैं। कुर्सी से हटाने के बाद पागल बन जाते हैं। उस कुर्सी को पाने के लिए हजारों प्रकार के बुरे कर्म हम कर सकते हैं, हजारों प्रकार के बुरे कर्म हम कर सकते हैं। जैसा लैला खो जाए, लैला के लिए मजनू ढूंढता ही रहता है, जैसे अधिकार भी ऐसा ही है। अधिकार का चाह एक बार हमारे मन में चढ़ जाए, अधिकार की आदत एक बार हमें लग जाए, हम अधिकार पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा कुर्सी है वही राजनीतिक कुर्सी बेटा। एक बार उस कुर्सी से हट जाएं, दोबारा उस कुर्सी से छीन जाएं, वो कुर्सी पाने के लिए हजारों प्रकार के कर्म हम कर सकते हैं। वही है अधिकार की कुर्सी। ऐसे अधिकार की कुर्सियां पाने वाले हजारों लोग हजारों प्रकार के कर्म करते हैं बेटा। तुम्हें अभी वो पता नहीं है कैसी कुर्सियां हैं अधिकार की कुर्सियां। तब वो कहता है अपने मेरा ज्ञान का चक्षु खोल दिए। यह भी सुनाई पड़ रहा है कि हमारे वंदनीय लोगों में से कुछ डाकुओं का मधुर संबंध बनाने लगे हैं। पता नहीं है कितना सच है। माँ से कहता है माँ आपने जो जितने प्रश्न मैंने पूछा था सभी प्रश्नों का उत्तर आपने खुशी खुशी से दिए हैं। साथ ही साथ माँ आपसे और एक प्रश्न है। कुछ हमारे राजनीतिक लोग कुछ डाकुओं से मिल गए। माँ ये कितना सच है कितना झूठ है मुझे पता नहीं, यह इसके बारे में माँ आप क्या कहते हैं? तो माँ से प्रश्न पूछने के बाद माँ कहती है कि जीवन मूल्य का जब अंतिम संस्कार कर दिया जाता है तब यही परिणाम होता है। तुम मेरे प्रदूषण की बात कर रहे हो। उस दिन दक्षिण की कावेरी बहन मिली थी। दक्षिण की कावेरी बहन मिली थी। वह बता रही थी कि हाल ही में एक सर्प ने एक मनुष्य से संपर्क हो जाने के कारण आत्महत्या कर डाली। माँ कहती है बेटा तुम जो प्रश्न पूछ रहे हो यह प्रश्न हम लोगों के लिए ही है, क्योंकि हमारे भीतर अनेक प्रकार की गंदगियां बह रही हैं। एक ना हजारों प्रकार की गंदगियों के भीतर हम जी रहे हैं। ऐसे गंदगी के भीतर जीने वाले अनेक मेरे बहनों हैं। उन बहनों में से कावेरी बहन कुछ ही दिनों से पहले मिलने के लिए मुझसे मिलने के लिए आई थी। तब कह रही थी हाल ही में एक व्यक्ति के सर्प से संपर्क होने के बाद एक सर्प ने आत्महत्या कर डाली। इसका अर्थ है
रिश्वतखोरी यानी हमारे राजनीतिक चर्चा में चलने वाले कुछ बुरे घटनाओं, इन सभी विषयों को लेकर माँ कहती है। तब वो प्रश्न पूछता है, सच माँ मनुष्य इतना क्यों गिरा है? समझ में नहीं आता। पशु पक्षी तक इनके कुकर्मों पर हंसने लगे हैं। मैंने स्वयं आज पढ़ा है कि जमीन न मिलने पर एक सुपुत्र ने अपनी माँ को समय पूर्व ही भौतिक संसार से मुक्ति दिला दी। तब कहता है, अंत प्रश्न में पूछता है, सच माँ आप जो कह रहे हैं सब कुछ मैं मानता हूँ, साथ ही साथ मनुष्य इतना स्वार्थी क्यों बन गया है? मुझे पता नहीं, कितना पशु पंछी से भी ज्यादा बेकार मनुष्य बन गया है, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी है। खुद वो अपने आप से पहले प्यार करता है, बाद में दूसरों से प्यार करता है। अपने आप से जो प्यार करने वाले मनुष्य हो वो क्या करते हैं, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो मनुष्य हो। तो कहता है माँ से, माँ इतना लोग क्यों गिरे हैं? पशु पंछियों से भी बेकार मनुष्य बन गए। हाँ छात्रों, पशु पंछियों से बेकार मनुष्य ही है, क्योंकि स्वार्थी मनुष्य जीने के लिए कुछ भी कर सकता है। यहाँ पर एक प्रश्न कहता है, एक बेटे ने संपत्ति के लिए, पैसे धन के लिए अपनी माँ को समय से पहले ही उठा दिया है। माँ कहती है, बेटा तुम देख रहे हो हरिजनों पर कैसे अत्याचार हो रहा है। मैंने तो अपने गोदी में सबको समान रूप से हिलाया, कभी भेदभाव नहीं किया। ये मेरे कैसे भक्त है कि अपनी ही भाई बहनों के मौत की घाट उतार रहे हैं। मुझमें प्रदूषण आने के लिए ये सब घटनाएं काफी नहीं है। माँ कहती है, बेटा तुम सच कह रहे हो, सच ही कह रहे हो, क्योंकि जो हम आपस में ही एक दूसरों के साथ झगड़ा करते हैं, हम छोटे हैं, हम बड़े हैं, हम ऊंचे, हम नीचे, वो छोटे हैं, ये बड़े हैं। देखो हमारे देश में हरिजनों पर किस प्रकार के अत्याचार हो रहा है, अनेक प्रकार के खून खराबा होते रहते हैं। मैं सभी को समान रूप से अपने गोदी में जगह दी हूँ, सभी को समान रीति से पानी देती हूँ। पर्यावरण ही सब लोगों के साथ समानता से पेश आता है। तो हम आपस में मनुष्य बनकर एक दूसरों के साथ झगड़ा करते हैं, एक दूसरों के साथ लड़ाई करते हैं, धर्म के लिए झगड़ा करते हैं, जातियों के लिए झगड़ा करते हैं, छोटे बड़ों के लिए झगड़ा करते रहते हैं। बीच में झगड़ा करते करते मौत की घाट भी हम उतार करते हैं। ये क्या काफी है मेरे लिए? अनेक प्रकार के ये भी गंदगियों में से गंदगी कहलाते हैं। मेरे ही पृथ्वी पर जन्म लेकर, मेरे ही पानी पीकर, मेरे से ही जन्म चलाने वाले मनुष्यों, मैं किसी को भी कभी छोटा बड़ा नहीं कहती हूँ, सभी को समान रीति से मैं देखती हूँ, किसी के बीच में भेदभाव नहीं करती हूँ। तब ऐसे मनुष्यों ने मेरा यह हालत बना दिया है, क्या करूं? तब वो पत्रकृत कहता है, क्षमा करो माँ, आपने जितने समय दिया था उससे अधिक मैंने ले लिया। इंटरव्यू समाप्त होने वाला था। तब माँ से कहता है, माँ तुमसे जितना समय लेना था उससे भी ज्यादा समय लेकर तुम्हारे सामने मैंने बातें करता रहा। माँ दे दे, भविष्य में क्या संभावना है? अंत प्रश्न में कहता है, माँ भविष्य के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्या क्या संभावनाएं हो सकते हैं? तब माँ कहती है, बेटा प्रकृति सर्वशक्तिमान है, ऐसे पहले भी हुआ है। पतन की जब पराकाष्ठा हो जाती है, पुनः उत्थान की किरणें फूट पड़ती है। माँ कहती है, बेटा प्रकृति सर्वशक्तिमान है, क्योंकि प्रकृति में जो हो रहा है संभालने की शक्ति प्रकृति में ही, उल्टा सीधा प्रकृति कर ही सकता है। आज ऐसा, कल दूसरा, और अन्य सदियों में अन्य समस्याएं भी हो सकते हैं। जैसे प्रकृति मनुष्य के साथ खिलवाड़ कर ही नहीं सकती। प्रकृति की गोद में पल बढ़ने वाले मनुष्य, हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, प्रकृति को नष्ट कर सकते हैं, न जाने प्रकृति के साथ कैसे कैसे कर्म कर सकते हैं। लेकिन प्रकृति क्या है? सर्वशक्तिमान है, शक्तिमान है, कुछ भी कर सकता है और कुछ भी हो सकता है। ये पतन हो, फिर से सृष्टि शुरू हो सकती है, कुछ भी हो सकता है बेटा। सभी हम प्रकृति की गोदी में पल बढ़ने वाले हैं। प्रकृति के साथ जो हो वो हमारे साथ हो ही सकता है, हो जाता है, तभी पुनः उत्थान की किरणें फूटती हैं। फिर से एक बार अंत हो, फिर दोबारा सृष्टि शुरू हो जाता है। तब पत्रकार माँ बहुत बहुत धन्यवाद। इस इंटरव्यू, काल्पनिक इंटरव्यू समाप्त हो गया। पत्रकार माँ से कहता है धन्यवाद। देखिए बरसानेलाल चतुर्वेदी जी प्रस्तुत भारतीय देश में चलने वाले सभी समस्याओं के ऊपर मद्देनजर डालते हुए यहाँ पर सिर्फ गंगा मैया एक काल्पनिक पात्र है,
गंगा मैया एक काल्पनिक पात्र को लेकर, एक काल्पनिक पत्रकृत को लेकर, तो हमारे देश में चलने वाले सभी बुरे घटनाओं पर विचार करते हुए इन सभी बुरे घटनाओं को हास्य और व्यंग्य साहित्य के मुखांतर एक सकारात्मक दृश्यों को बनाते हुए समझाने की कोशिश करते हैं। बरसाने लाल चतुर्वेदी जी लिखा हुआ गंगा मैया से साक्षात्कार गद्य भाग यहाँ पर समाप्त हो गई।